नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक है बेवेल योजना। बेवेल एक वायसराय थे, तो उनके उनके नाम से ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में या आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी तो ये टॉपिक उस नाम से जाना जाता है, बेवेल योजना। चूँकि वायसराय थे, ब्रिटेन से भारत आए थे वायसराय बन के, तो इन्होंने अपने नाम से ही एक योजना स्थापित करी थी। इसी योजना को लेकर के आज चर्चा करते हैं हम, बेवेल योजना। इन्होंने भारतीय नेताओं के बीच में या हमारे देश के नागरिकों के बीच में कौन सी योजना को दिया था, या ये योजना आगे चल के मान्य हो पाई थी या नहीं हो पाई थी, इसे स्वीकार किया गया या अस्वीकार कर दिया गया, इस विषय में चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को शेयर करते रहेंगे अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ, ठीक है। तो देखिए आगे चर्चा करते हैं बेवेल योजना की। तो बेवेल एक वायसराय थे भाई साहब। कौन थे? ये वायसराय थे, इस वजह से ये नाम से जानी जाती है योजना। 1945 की बात कर रहा हूं मैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं भाई साहब आपके लिए पॉइंट। तो इससे पहले जो वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है जी। लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवेल वायसराय बनकर भारत आए, ठीक है, भारत आए थे। नोट कर लीजिएगा नंबर 1। दूसरा मुद्दा, तो पहला पॉइंट समझ गए आप। तो इससे पहले जो वायसराय थे भारत में, वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे भाई साहब, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हमने पढ़ा रखा है, आपको अच्छे से पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना भैया, है ना। वहां हमने पढ़ाया हुआ है, आपको मिलेगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में, 1942 में, तो वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब ये वापस जाते हैं, इनको ब्रिटिश सरकार वापस बुलाती है, तो इनके स्थान पर किसे भेजती है? रिप्लेसमेंट वहां से कर करके लॉर्ड बेवेल को। तो ये इंडिया आते हैं। कब आते हैं इंडिया? 1945 में। और एक योजना लेकर के आते हैं कि भारत में कौन सी योजना लोगों के मध्य में रखनी है, नेताओं के मध्य में रखनी है, भारत के संविधान को लेकर के या भारत की अंतरिम सरकार को लेकर के, है ना। इस वजह से पढ़ते हैं इस टॉपिक को, बेवेल योजना। सिंपल आपको याद रखना है। आपकी पुलिस की यदि मैं बात करूं, वनडे एग्जाम की बात करूं, मैं एसआई की बात करूं, तो आपसे यही पूछ लिया जाता है बेवेल योजना कब स्थापित हुई या बेवेल योजना कब आई भारत। तो याद रखिए, बस सिंपल सी बात है, 1945। लेकिन उससे भी ज्यादा आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो देख लीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहें। तो देखिए आगे बात करते हैं। अब इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने एक काम किया सबसे पहले, तो पॉइंट लिखेंगे, लॉर्ड बेवेल ने, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भाई साहब, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार नेताओं को, अंडरलाइन कर लेना, लॉर्ड बेवेल ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार नेताओं को, जो गिरफ्तार कर लिए थे नेता, गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया। ठीक है, सॉरी, रिहा किया था। सबसे पहले तो ये काम किया उन्होंने, बढ़िया। क्योंकि नेताओं से कैसे बात करी जाएगी, अपनी योजना कैसे स्थापित करनी है, तो पहले जो नेता गिरफ्तार कर रखे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, वो जो भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, बहुत सारे अनेकों नेताओं को अलग अलग शहरों से, राज्यों से पकड़ा था, तो उनको यहाँ पे रिहा किया गया, ठीक है जी। अब रिहा करने के बाद इन्होंने अपनी योजना दी। तो लॉर्ड बेवेल ने, वायसराय था, ये रट जाएगा आपको, है ना। लॉर्ड बेवेल ने, तारीख थी 14 जून 1945, 14 जून 1945 को अपनी योजना अपनी योजना को प्रस्तुत किया भारतीय नेताओं के मध्य में, है ना। प्रस्तुत किया, योजना के बिंदुओं को बताया कि क्या योजना है, किस प्रकार की योजना है, क्या चाहती है ब्रिटिश सरकार। अब तो कब की बात है जी? 14 जून 1945 की। इस योजना को भारत में स्थापित किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड बेवेल के द्वारा, ठीक है जी। आगे देखो, आगे बात करते हैं। इस योजना में क्या मुद्दे रखे गए? तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, कार्यकारी परिषद की बात करी कि जब तक भारत का संविधान बन के तैयार नहीं होता है, तब तक देश में क्या रहेगी? एक कार्यकारी परिषद रहेगी, है ना। केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाए। तो योजना का एक हिस्सा क्या था? केंद्र में या केंद्रीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाए,
ये मुद्दा रखा है इन्होंने एक, ठीक है। एक कार्यकारी परिषद का, कार्यकारी परिषद का मतलब है जो देश के शासन को चलाएगी, तब तक संविधान नहीं बनता है, ठीक है। और समझ लो आप, ये परिषद क्या करेगी, जब तक भारत का संविधान नहीं बनता है तब तक ये परिषद शासन चलाएगी। क्या चलाएगी, शासन चलाएगी। ऐसा किसने कहा, लॉर्ड वेवेल ने कहा भारत में, ठीक है। अब कब जारी करी, ये कब प्रस्तुत किया, 14 जून और वर्ष 1945 को। अब आगे देख लीजिए क्या घटनाक्रम होता है भाई साहब, बड़ा खूबसूरत होता है, क्योंकि अंग्रेज आते थे भाई साहब। अब ये 14 जून की बात है। अब जून के महीना में आप जानते हैं क्या पड़ते हैं, उत्तर भारत में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ते कि ना पड़ते भैया, है ना। भारत की जो जलवायु के हिसाब से देखेंगे 12 महीना में, तो मौसम बदलता रहता है। तो उसी मौसम में अगर अप्रैल मई जून इन महीनों में हम आएंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही है, गर्मी। अब अंग्रेज कैसे ठंडे देशों में रहते हैं, वहाँ की ठंडी क्लाइमेट है भैया, है ना। यूके की बात करें, आयरलैंड की बात करें, स्वीडन की, फिनलैंड की, फ्रांस की, स्पेन की, ठंडी क्लाइमेट वाले जीव आदमी रहते हैं वहाँ पे, है ना, जीवात्माएं रहती हैं। अब चूंकि 14 जून आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की कैसी गर्मी रहती है ना, या भारत के नॉर्थ इंडियन सिटीज़ की कैसी गर्मी रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन बैठक के लिए कहाँ बुलाया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक से आप आंसर लगाएंगे कभी आएगा तो चूंकि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो नॉर्थ इंडिया की गर्मी है, अंग्रेज भैया ना झेल सकत। तो ज़्यादातर जो ब्रिटिश व्यक्ति जो वायसराय बन के इधर आते थे, इंडिया में रहते थे, जैसे गर्मियों का समय शुरू होता था तो ये अपना स्थान कहाँ बना लेते थे, खास तौर पर हिमाचल के भीतर। हिमाचली कैसा राज्य है, हिमालय का राज्य है, ठंडा राज्य है वहाँ पे। तो उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में इनके निवास स्थान बहुत सारे हुआ करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक डलहौजी नामक स्थान सुना होगा आपने, बड़ा खूबसूरत सा स्थान है, पर्यटक स्थल है, लोग वहाँ घूमना पसंद करते हैं, घूमने जाते हैं, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सब जगह पे जाते हैं भैया, है ना। कहाँ पे, डलहौजी नामक स्थान। और ये जगह कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और वायसराय डलहौजी एक वायसराय थे जो 1856 की अगर हम बात करें, 56 से पहले 55, 54, 53 की हम बात करें तो वो थे भारत में, 56 तक थे। उसके बाद कैनिंग आते हैं इधर, वो वापस चले जाते हैं। तो उनका भी स्थान कहाँ रहा, वहाँ रहा। और भी अनेक वायसराय कहाँ पे रहना पसंद करते थे, ठंडे राज्यों में, क्योंकि क्लाइमेट उन्हें अपने देशों के हिसाब से अनुकूल करती थी, और गर्मी में यहाँ आके वो प्रतिकूल हो जाते थे। तो इस वजह से इसको यहाँ लागू किया, तो उधर बुलाया गर्मी की वजह से कि भैया अब जो मिलेंगे हम तुमसे, वो कहाँ पे मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी कांग्रेस और मुस्लिम लीग से शिमला में। कहाँ पे मुलाकात होगी सॉरी, शिमला में, ठीक है। तो ये बात समझ गए आप। तो देखो आगे रहता है 25 जून की तारीख और वर्ष 1945 को वेवेल के द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा शिमला में, लिख लेना, शिमला में क्या बुलाया जाता है, सम्मेलन, बैठक करी जाता है, बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन में कौन कौन बुलाए जाएंगे भाई, जो भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रही है पार्टियां, उन्हीं को तो बुलाया जाएगा। क्या की बात आ रही है, शिमला की बात आ रही है, ठीक। और शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और वो रहता है एक ठंडा इलाका, जाना कभी घूमने, धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है शिमला, है ना। एक जाखू मंदिर है वहाँ पे, हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। 12 या 13 जिलों में बना हुआ है पूरा का पूरा, हिमालय में स्थित है, धौलाधर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है ना। जैसे हम लघु हिमालय भी पढ़ते हैं, अगर हिमालय को 4 श्रेणियों में, रेंजेस में बांट के अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है जी। जाना इन गर्मियों में आप घूमने तो अच्छा महसूस होगा आपको। ये भी गए थे, इनको भी अच्छा महसूस हुआ था, किनको, इनको ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ था, इतना कि योजना ही फेल हो गई थी, इतना अच्छा महसूस हुआ था, ठीक है। योजना ही फेल हो गई भैया, इतना बढ़िया महसूस किया इन्होंने। तो 14 जून को जो किया, अब 25 जून 1945 को वेवेल के द्वारा ये शिमला में सम्मेलन बुलाया। और सम्मेलन में हिस्सा कौन लेंगे भाई साहब, हिस्सा तो वही लेंगे, सिंपल बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, बढ़िया से पढ़ना जीएस। हिस्सा बोलेंगे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का बड़ी संख्या में, है ना। जैसे इस समय हम बात करें, अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखी जाएगी तो किसके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा अथॉरिटी कौन है, हेड ऑफ द स्टेट अथॉरिटी ऑफ कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, है ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी,
तो भैया जैसे इस समय जो रिप्रेजेंटेटिव करेंगे हमारे यूएनओ में या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पे जाकर के, उस समय जो कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, उन दोनों को बुलाया कि भाई आप हमारी इस कार्यकारी परिषद से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, इसलिए बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया, दोनों पार्टियों ने। अब इसमें एक बात और लिख लो, कांग्रेस की तरफ से किसने हिस्सा लिया वो बता देते हैं आपको। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने हिस्सा लिया। अबुल कलाम आजाद। और लीग की तरफ से जो मुस्लिम लीग है, जिन्ना ने भाग लिया। ठीक है जी, इन दोनों ने भाग लिया। बातचीत करने बुलाए थे ये दोनों कि भाई हमारी जो बेबिल योजना है इससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई जो भी कार्यकारी परिषद बना रहे हैं यहाँ पे जो भी लोगों ने आप शामिल करेंगे। अच्छा, बेबिल का ये भी कहना था कि इस कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल हेड रहेगा, वायसराय हेड रहेगा, बाकी के भारतीय लोगों को शामिल करेंगे भारतीय पार्टियों में से, है ना। तो इसका भी कोई सेंस नहीं रहता भैया, मतलब शासन तुम ही करो और वैसे ना जरूरत के पद आप भारतीय लोगों को दे दो, तो कोई सेंस नहीं है इस बात का भी। ठीक है जी। तो मुस्लिम लीग का कहना है कि भैया पूरे के पूरे जहां में सरकार में जो जी भाई सरकार बन रही है, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का गठन आप कर रहे हैं सरकार चलाने के लिए, जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बनता है अच्छा ठीक ठाक तरीके से, तो जो लोग ले जाएंगे या सरकार में वो मुस्लिम लीग के ही ले जाएंगे सब। जे अड़गे साहब जा बात पे। कौन अड़गे? मोहम्मद अली जिन्ना अड़गे। कहाँ अड़गे? शिमला में 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग हो रही थी हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। ठीक है, कि सबने यही तो लियो, कांग्रेस तो एक नहीं लंगे, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लोगों की बात नहीं करती है, ऐसा इनका कहना था। जो जिंदगी भर कहते रहे जब इन्हें एक पाकिस्तान बना लो, छोटा सा राष्ट्र है ना, अब वो परेशान है खामा का परेशान है पता है, माँ रोटीन का परेशान है, माँ बड़ी भागदौड़ मच रही है, पूछो मत। देखो आप इंटरनेशनल स्तर पर न्यूज वगैरह खोल करके, है ना, बड़ी समस्या है वहाँ। अब पाकिस्तान के अर्थशास्त्री वो का है कैलकुलेट ना कर पाते कि भैया इंडिया सॉरी पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है, 23 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ जो भी वट एवर पॉपुलेशन हैविंग लिविंग देयर, कितनी जनसंख्या रह रही है बाका, कितने खाए चाहिए, जा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। जो अथॉरिटी लेवल पे बैठे होंगे लोग वहां जाके, उन्होंने बिना कैलकुलेशन करे जिस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है वो लिया और एक्सपोर्ट कर दिया आसपास के कंट्रीज में, कहीं पे भी, इंडिया को छोड़ के। इंडिया में तो बहुत है भैया, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। अब इतना एक्सपोर्ट कर दिया कि वहीं महंगा हो गया, है ना। अब आटे का कट्टा भैया वहाँ 3-3 हजार रुपये 4-4 हजार रुपये का बिक रहा है। अब कहाँ से गरीब आदमी खाएगा, है ना। भूखे लोग वहां पर तड़प रहे हैं, है ना, बिलख रहे हैं। अब उनकी मदद कैसे करें? अब खुद ही आर्थिक नीतियों में खुद ही अर्थशास्त्री ऐसे हैं वहां के समस्या खड़ी कर देते हैं पाकिस्तान के। आई बात समझ में? अब वो यहाँ अड़ गए, आज भी कंडीशन खराबी है वहां पे। ठीक है, और जो कि भारत के पास इतना है कि भारत की सरकार भैया 70-80 करोड़ लोगों को पिछले जब से कोविड लगा है फ्री में राशन चल रहा है, धुआंधार, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। भगवान का दिया हुआ बहुत है, जो बहुत राज्यों में उत्पादन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट होता है इंडिया में, है ना। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट नॉर्थ इंडियंस की बात करें हम, है ना, काओ बेल्ट वाले जो इलाके, मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होता है, तो वहां पर उत्पादन होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे यहाँ पे, कांग्रेस की तरफ से ये वाले नेता थे और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे। और जिन्ना ने कहा कि सब लोग यहीं के लोग, तो ऐसे कैसे होगा भाई, कांग्रेस के भी शामिल होंगे और मुस्लिम लीग के भी शामिल होंगे, तो इस बात पे जड़ गए। फिर भी लॉर्ड वेवेल ने 14 में से 14 सदस्यों की टोटल ये समिति थी जो सरकार चलानी थी कार्यकारी परिषद की, 14 में 6 लोग मुस्लिम लीग के शामिल करे। कितने लोग शामिल करे? 14 में से 6। एक बार डाटा चेक कर लें कि 6 लोग हैं यहाँ 6 स्थानों को, है ना। तो लिख लेंगे 14 लोगों में से 6 लोग लीग के शामिल किए गए, इसमें शामिल किए गए, लिख लेना। फिर भी साहब अगला पॉइंट लिखना, जिन्ना ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। फिर भी नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। पता नहीं कौन से टाइप का प्राणी था भाई साहब जी, इस व्यवस्था को फिर भी अस्वीकार कर दिया। कौन सी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया? जो बेवेल योजना उन्होंने दी भारत में आकर के, है ना, 1945 में।
ठीक है जी। तो सिमिलर सिमिलर को याद रखना आप। तो अस्वीकार फिर भी कर दिया, तो जब अस्वीकार हो गया तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेना आप, 14 लोगों में से 6 लोग देने को तैयार हो गए, वायसराय और कांग्रेस पार्टी भी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, अस्वीकार कर दिया इस व्यवस्था को। तो अस्वीकार कर दिया तो क्या हो गई, फेल हो गई, ये व्यवस्था असफल हो गई। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको जल विभाजक की संख्या दी। तो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी लिख लेना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बेबिल योजना की असफलता को, असफल हो गई भाई, जल विभाजक, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जल विभाजक की संज्ञा दी। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, इंग्लिश में वाटर शेड, क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, वाटर शेड, ऐसा उन्होंने कहा, जल विभाजक की संज्ञा दी। ठीक है, किसने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, किसी थे 1945 के बेबिल वाली योजना को। तो आप समझ गए, ये था पूरा इसमें प्रकरण भाई साहब 1945 में। ठीक है, योजना कब आती है, 14 जून को, 14 जून 1945 को जारी करते हैं, 25 जून 1945 को बैठक बुलाते हैं, वो भी कहाँ पे, शिमला में। बैठक में दोनों लोग आते हैं, कांग्रेस वाले प्लस मुस्लिम लीग वाले। ठीक है, और अंततः ये योजना असफल हो जाती है। क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। ठीक है, इस समय यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1945 में जब बेबिल योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया भारत में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नोट कर लेना, चर्चिल थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भाई साहब, चर्चिल थे। जल विभाजक की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, इस योजना को जल विभाजक बोला मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो ये था टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक था बेबिल योजना के बारे में, छोटा सा था लेकिन आता रहता है हमेशा, रट लेना आप। शिमला सम्मेलन रट लेना, शिमला सम्मेलन कब होता है, ऐसे प्रश्न पूछा गया बहुत बार, 25 जून 1945 को। किसकी अध्यक्षता में होता है, वायसराय लॉर्ड बेबिल की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, इतना सा पॉइंट याद रखना, काम हो जाएगा आपका बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्स में, है ना, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो बालकों और बालिकाएं। ठीक है जी देवी और सज्जनों, तो ये टॉपिक था, इसे नोट्स बना लीजिए, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। 1946 से आ गया है, 1946 में हम चुनाव की बात करेंगे, फिर संविधान की बात करेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार की बात करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, 1947 की बात करेंगे, भारत की आज़ादी के प्रस्ताव की बात करेंगे, लंदन से लेकर के इंडिया तक का पूरा एक विश्लेषण भरी क्लास होगी, बहुत शानदार और जानदार क्लास होगी, जो कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। ऐसे तथ्य और ऐसे पॉइंट आपको भारत की आज़ादी से संबंधित बताए जाएंगे आने वाली क्लासों में। चैनल को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और कोई शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। खुश रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें, और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। नमस्कार।